हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरआईएस एंड आईएएस के अंदर। आज का हमारा जो वीडियो है प्रोबेबली दिसंबर 2020 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का अंतिम वीडियो होगा ये। इससे पहले 6 वीडियो हम बना चुके हैं और वीडियो जो है 6 देखने में आपको लग रहा है कि 6 वीडियोज़ हैं, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा का एक भी वीडियो नहीं है। और उसके अंदर हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनका बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है, तो उनको आप ज़रूर से देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करा दूँगी। और अगर आपको मैगज़ीन और जो जनवरी से लेकर के दिसंबर की जितनी भी मैगजीन्स हैं, अगर उनके आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो चैनल है स्टडी फॉर आरआईएस टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी मैगजीन्स के पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे और जितने भी यूपीएससी और आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बुक्स है वो भी अवेलेबल हो जाएंगी। और मेरे द्वारा लिखे गए जो आर्टिकल्स हैं जो कि नेशनल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी ज़रूर से आप देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको मैंने जो है कल एक बुक वहाँ पे शेयर की है जो कि आर.एस. शर्मा की राजस्थान इतिहास जो है प्राचीन भारत का इतिहास, उसके ऊपर वो किताब है। तो वो एनसीईआरटी की बुक है, हालांकि कहीं पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन मैंने उसको जो है इसीलिए आपको अवेलेबल कराया है क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हम देते हैं, चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, अदर एग्ज़ाम्स हो, तो हिस्ट्री एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है, उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो वो बुक जो है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ाई भी है लोगों को और काफ़ी टाइम तक जो है मैं मैंने हिस्ट्री की सेवा की है, मान लीजिए, तो मुझे काफ़ी नॉलेज है उसके ऊपर। तो अब इतनी अल्टीमेट तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी तो है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि वो बुक काफ़ी अल्टीमेट बुक है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, फैक्ट्स बहुत अच्छे से दे रखे हैं और एनसीईआरटी के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी किताब है वो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस किताब को पढ़ाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम उसको स्टार्ट कर लेंगे। और अदरवाइज़ आप खुद भी उस बुक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ज़रूर से उसको देखिएगा, अच्छी किताब है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सम्मेलन, बैठक और कॉन्फ्रेंस, यहाँ से हमको पढ़ना है। तो देखिए 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है, तो पहले ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। हमारा यही तरीका है, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम उसका पहले बैकग्राउंड देखते हैं। हालांकि कई बार हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2009 में जो है स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है जो बीजिंग के अंदर है। और ब्रिक्स एक एक्रोनियम है जिसका फुल फॉर्म है, ये ब्राज़ील है, ये रशिया है, ये इंडिया है, और ये जो है चाइना है, और ये साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो ये इसके देश, इसके सदस्य हैं। ब्रिक्स के बारे में दो इसकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी वित्तीय संस्थान है, एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक और दूसरा है CRA यानी कि कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा देखिए अभी जो है इसकी अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से ही हुई है और रशिया ने इसकी अध्यक्षता की है। 2012, 2016 और 2021 की जो अध्यक्षता है वो भारत करेगा, यानी तीसरी अध्यक्षता इस बार भारत को मिलेगी। इस बार इसका जो थीम है वो है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। और इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि और कुछ काम का दे नहीं रखा है। नेक्स्ट है तीसरा वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम। तो देखिए ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनको जो है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया था। तो देखिए इसका जो है ये ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम जो है, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी और माइकल ब्लूमबर्ग के द्वारा की गई थी। और इसकी पहली बैठक सिंगापुर में और दूसरी बीजिंग में आयोजित की गई। ठीक है, और ये तीसरी बैठक थी इसकी, तो ये वर्चुअल बैठक है। और इसके अंदर देखिए पार्टिसिपेट किस किसने किया, WHO है, उसके जो महानिदेशक है टेगोस अदनोम, और इसका नाम पढ़ लीजिएगा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस, ये सारे लोग जो है इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट है हमारे लिए वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल। तो देखिए ये भी जो है एक इकोनॉमिक से संबंधित जो है एक जो है राउंड टेबल हुई थी। राउंड टेबल का मतलब ये होता है कि भाई जो और भी जो गणमान्य लोग हैं जो कि इकोनॉमी के क्षेत्र में दिग्गज हैं, उनको बैठा करके जो है जो वार्ता होती है उसको जो है राउंड टेबल कहते हैं। तो एक वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर जो है ये राउंड टेबल हुई थी। इसका आयोजन जो है हमारे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष जिसको बोलते हैं NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके द्वारा जो है ये किया गया था। यह अग्रणी वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय व्यापार जगत के प्रमुखों और भारत सरकार तथा वित्तीय बाजार नियामकों के शीर्ष नीति निर्माताओं के बीच वार्ता के लिए एक मंच था। नेक्स्ट है हमारे लिए भारत ओपेक संवाद की जो है चौथी उच्च स्तरीय बैठक। तो देखिए ओपेक का तो फुल फॉर्म अपने को पता ही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, भारत ओपेक ऊर्जा संवाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक वर्चुअल रूप से जो है 2020 में की गई। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक के महासचिव मोहम्मद सनसुई बारकिंडो के साथ भारत ओपेक ऊर्जा संवाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता जो है वो की है। तो हालांकि इसमें तो दे ही रखा है। अब देखिए, मुख्यालय दे रखा है, वियना के अंदर है। और सदस्य संख्या कितनी है? 14 देश हैं। संस्थापक सदस्य 5 थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ठीक है, और ये जो है बगदाद सम्मेलन में जो है इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। नेक्स्ट है 15वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। तो ये क्या है? नेक्स्ट है 15वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। इसकी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही आयोजित हुआ है और इसकी जो अध्यक्षता है आसियान अध्यक्ष के रूप में वियतनाम के प्रधानमंत्री है ग्वेन शुआक फुक ने जो है इसकी अध्यक्षता की है। तो पूर्वी एशियाई के जो 18 देश हैं, जैसे कि चाइना है, मकाओ है, ताइवान है, हांगकांग है, तो इस प्रकार के जो देश है, साउथ कोरिया वगैरह है, तो इन सब ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया है। इस बैठक में EAS समूह को मजबूत करने और अपनी 15वीं वर्षगांठ पर उभरती चुनौतियों के प्रति अधिक जो है उत्तरदायी बनाने के तरीकों और साधनों पर जो है वो चर्चा की गई है। तो ये तो सारी कॉमन चीज़ें हैं। सम्मेलन में समुद्री स्थिरता, महामारी की रोकथाम, प्रतिक्रिया, महिलाओं, शांति, सुरक्षा, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के निरंतर वगैरह वगैरह पर जो है कार्य हुआ है। तो देखिए, इसके जो सदस्य हैं, इसकी स्थापना पहली बात तो 2005 में की गई। इसके जो 16 आसियान सदस्य देशों के अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रशिया जो है इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारे लिए जो है वो है SCO का 20वां सम्मेलन। तो SCO तो अपने को पता ही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको बोलते हैं शंघाई सहयोग संगठन। तो अब आप बताएंगे कि इसके अंदर जो है 2017 के अंदर कौन से 2 नए जो देश हैं उनको शामिल किया गया, सदस्यता दी गई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो है की है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। सभी SCO के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व उनके राष्ट्रपतियों द्वारा किया गया था, जबकि भारत और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व जो है प्रधानमंत्रियों के द्वारा जो है वो किया गया। तो इसमें और क्या है? SCO के 4 पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान, अच्छा ये मैं आपसे पूछ रही थी वो इसने यही दे दिया। 2017 में जो इसके परमानेंट मेंबर्स बने हैं भारत और पाकिस्तान। संगठन के अन्य देशों में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है वो शामिल हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, देख लेते हैं। द्विपक्षीय सहयोग पर भारत फिलीपीन संयुक्त आयोग की जो है 4थी बैठक। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है हमारे विदेश मंत्री जो है डॉक्टर S जयशंकर उन्होंने किया है। फिलीपींस विदेश विभाग के सचिव टेओडोरो लॉक्सन जूनियर जो है उसके द्वारा जो है ये किया गया है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। और जो अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? IRRI, वो भी कहाँ है? यहीं पर है, फिलीपींस के मनीला में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके अलावा और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं। चर्चित पुस्तकों को देख लेते हैं। ये मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो किताब है अ प्रॉमिस्ड लैंड, जो है ये जो राष्ट्रपति रहे अमेरिका के 2 बार जो राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा जी, उनकी किताब है। और ये जो है किताब 2008 के चुनाव प्रचार अभियान से लेकर राष्ट्रपति बनने तक, और जो एबाटाबाद पाकिस्तान में अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारने तक का जो अभियान है, उस तक की यात्रा का विवरण उन्होंने जो है वो किया है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। ठीक है, ये किसकी किताब है? तो ये जो हमारे अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह, उन्होंने ये किताब को लिखा है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको भी। थिंक लाइक अ मॉन्क, ये जय शेट्टी की है। और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन, ये प्रदीप गुहा की है। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, ये जो है विनय सीतापति की है। तो मुझे तो ये 2 किताबें इंपॉर्टेंट इसमें लग रही हैं, इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। NK सिंह वित्त आयोग के प्रमुख हैं, इसलिए जो है ये किताब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है समिति आयोग कार्यबल और पैनल के रूप में देखिए, तो ये है पहला, टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए एक जो है पैनल बना है, और उसके जो अध्यक्ष होंगे वो प्रसार भारती के CEO जो है शशि शेखर जो है वो होंगे। तो नेक्स्ट है, फिर है जो टर्म्स जो हैं जो न्यूज़ में रही हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो ITAT है, यानी कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि आयकर अपीलीय अधिकरण। अभी जो है इसकी एक और जो है ऐसा अधिकरण जो है उसका लोकार्पण किया गया है। तो ये जो है कटक में जो है इसका लोकार्पण किया गया है।
तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है और तथ्यों के निष्कर्षों पर इसके आदेश अंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं झारखंड उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी भट्ट हैं। ठीक है, और इसके बारे में और क्या जानकारी है तो यहाँ देखिए, आईटेट की जो शुरुआत है 1941 में दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में केवल 3 पीठों के साथ हुई थी और 25 जनवरी 1941 को गठित किया गया आईटेट पहला ट्रिब्यूनल था। इसे मदर ट्रिब्यूनल के नाम से भी जाना जाता है। अभी जो है इसकी पीठों की संख्या 63 हो गई है और 30 शहरों में ये स्थापित है। देश में इसकी 2 क्षेत्रीय पीठें भी शामिल हैं। अब हम दिवस, सप्ताह और वर्ष देख लेते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश के स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर है। तो ये जो है हरियाणा है, ये एमपी है और ये छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। इनका जो है स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। कर्नाटका का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को जो है मनाया जाता है। ये आपको पता ही होगा कि ये हमारा भारत है। यहाँ पर जो है ये इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र के अंदर मराठी और आपका केरला के अंदर मलयालम और तमिलनाडु के अंदर जो है तमिल भाषा और आंध्र प्रदेश के अंदर जो है तेलुगु भाषा जो है वो बोली जाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैसूर राज्य, जिसमें मैसूर रियासत शामिल थी, उसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के अलावा हैदराबाद, निजामत रियासतों के हिस्से को एक साथ मिला दिया गया था। नवगठित राज्यों का आरंभ में पहले जो है मैसूर कहते थे, लेकिन 1973 में इसका नाम बदलकर जो है वो कर्नाटक राज्य कर दिया गया, जब देवराज उस राज्य के मुख्यमंत्री थे। केरला का स्थापना दिवस जो है वो भी 1 नवंबर को आता है। इसको जो है केरल पिरावी दिवस के रूप में जाना जाता है और इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 में मालाबार, कोच्चि और थिरुवंकूर को मिलाकर केरल राज्य की स्थापना हुई थी। पुडुचेरी का मुक्ति दिवस जो है उसको 1 नवंबर को जो है मनाया जाता है। आज ही के दिन जो है केंद्र शासित प्रदेश को जनमत संग्रह के बाद फ्रांस के उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली थी। इस जनमत संग्रह में पुडुचेरी से निर्वाचित सदस्यों ने फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ मतदान किया था और भारत में शामिल होने का फैसला किया था। ठीक है, तो ये 66वां इसका मुक्ति दिवस है। वर्ल्ड वीगन डे जो है शाकाहारी दिवस, वो भी 1 नवंबर को आता है। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए प्रतिरोध को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 2 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को आता है। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंटल वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये छोड़िए। कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी डे ये 8 नवंबर को। अर्बनिज्म डे, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका 9 नवंबर को आता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत पहली बार वर्ष 1995 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को सहायता एवं समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड का स्थापना दिवस ये है 9 नवंबर को। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो देखिए ये 11 नवंबर को आता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को आता है, ये हमें पता है। तो यहाँ जो है शिक्षा दिवस है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इनके जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ये कम लोग जानते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा कि 11 नवंबर को जो है शिक्षा दिवस जो है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है उसको मनाया जाता है। फिर आयुर्वेद दिवस जो है वो 13 नवंबर को आता है और देश भर में जो है 5वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वो मनाया गया। अभी हमने पढ़ा भी था, 2016 से जो है इसको मनाया जा रहा है। तो ये धनतेरस के अवसर पर जो है इसको मनाया जाता है और इस पे जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद संस्थान जो है वो भी राष्ट्र को समर्पित किए गए थे। ठीक है, काइंडनेस डे, डायबिटीज़ डे ध्यान रखिएगा, 14 नवंबर को आता है। बाल दिवस अपने को पता ही है, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को। और झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती ये जो है ये 15 नवंबर को आती है और ये झारखंड के थे भगवान बिरसा मुंडा। फिर है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स 15 जो है नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो 16 नवंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस जो है वो 16 नवंबर को। और इसके अलावा वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो 19 नवंबर को आता है। फिर नेक्स्ट है, ये याद रखिएगा क्योंकि जो हमारा नेशनल चिल्ड्रंस डे है वो तो आता है 14 नवंबर को, लेकिन वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो है वो आता है 20 नवंबर को, तो इसको हमको ध्यान में रखना है।
फिर एक इम्पॉर्टेंट डे है जिसको हम संविधान दिवस कहते हैं, 26 नवंबर। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा जो संविधान है उसको जो है लागू होने से पहले इसको अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो इसलिए इसको जो है राष्ट्रीय विधि दिवस भी कहते हैं और संविधान दिवस के रूप में भी जो है इसको मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है चर्चित व्यक्ति। तो इसमें देखिए सोनू सूद पंजाब राज्य आइकॉन जो है उसको नियुक्त किया गया है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को जो है पंजाब राज्य का आइकॉन जो है वो नियुक्त किया है। वह राज्य में मतदान के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और ये जो है पंजाब के ही मोगा ज़िले के मूल निवासी हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि कई सारे प्रवासियों को जो है अपने घर तक भेजने के लिए इन्होंने मदद की है। इनको जो है यूएन से भी जो है सम्मान मिल चुका है। तो इनको यूएन से कौन सा सम्मान मिला है? तो इनको जो है एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड जो है वो इनको मिल चुका है। नेक्स्ट जो है ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, प्रियंका राधाकृष्णन। ये कौन है? इनके नाम याद रखिएगा। तो ये जो है न्यूजीलैंड में मंत्री पद पर इन्होंने जो है अभी शपथ ली है। तो न्यूजीलैंड की जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिका आर्डेन, उन्होंने जो है अपने मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया है। ये पहली भारतीय हैं जो न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, यानी कि भारतीयों का नाम रोशन किया है इन्होंने। तो इसलिए हमको याद रखना है। ये 41 वर्षीय इनके बारे में थोड़ा सा दे रखा है, तो ये थोड़ा पढ़ लेंगे हम। फिर नेक्स्ट है, तो जो लोग नहीं रहे उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। डिएगो मैराडोना, इनका संबंध किससे था? तो देखिए ये जो है अर्जेंटीना के थे और फुटबॉलर थे। ठीक है, तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे ये। और उसके अलावा जो है मैराडोना दुनिया में अपने 2 गोल की वजह से चर्चा में रहे। यह दोनों गोल उन्होंने 1986 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ किए थे। उस मैच का मैराडोना का एक गोल जो है हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है, वहीं दूसरे गोल को फीफा ने गोल ऑफ द सेंचुरी चुना है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कहाँ के थे। तो अर्जेंटीना के थे। अहमद पटेल जी के बारे में पता ही है, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता जो थे, इनका भी जो है ये नहीं रहे हैं। और तरुण गोगोई असम के चीफ मिनिस्टर थे। और फिर है मृदुला सिन्हा, इनका नाम तो सुना ही होगा, साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है बड़ा नाम है इनका। तो गोवा की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और वरिष्ठ भाजपा नेता जो है ये थी। नेक्स्ट है मासातोशी कोशिबा। ये जो है जापान के खगोलविद और भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता थे और ये जो है ये अब इसमें नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है सौमित्र चटर्जी। ये जो है बंगाली सिनेमा के लेजेंड जो है इनको कहा जाता है और दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण जैसे अवार्ड जो है इनको जो है दिए गए थे। तो इसके अलावा सौमित्र चटर्जी चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाने जाते थे। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फिर ये एक बहरीन के प्रिंस थे, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। दुनिया में अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो है प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये बहरीन के थे और इनका भी जो है निधन हो गया है। फिर है कुछ नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, विदिशा मैत्रा। ये जो है भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति, जिसको ACABQ एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस के लिए जो चुना गया था। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक हिस्सा है और तथा भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और ये जो है एशिया प्रशांत राष्ट्रों के समूह में नामित हुए 2 उम्मीदवारों में से एक थी। ठीक है, तो इनको भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। और तो ये जो सलाहकार समिति होती है इसका प्रमुख काम होता है महासचिव द्वारा जमा कराए गए बजट का परीक्षण करना और उसे महासभा को जो है वो रिपोर्ट करना। गिरीश चंद्र मुर्मू बने IPU के बाह्य लेखा परीक्षक। IPU क्या होता है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो इसके जो है एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। ये जो मुर्मू जी हैं स्विट्जरलैंड के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन से शीघ्र ही इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। IPU क्या होता है? देखिए, अलग अलग देशों के सांसदों यानी पार्लियामेंट का एक वैश्विक संगठन है। इसकी शुरुआत तो है जो है 1889 में एक छोटे समूह के रूप में की गई थी। वर्तमान में ये अलग अलग देशों के संसदों के एक वैश्विक संगठन के रूप में विकसित है। इस संगठन में 179 देश जो इसके सदस्य हैं। इसमें काम क्या है? तो देखिए, पार्लियामेंट कहाँ होती है? जहाँ डेमोक्रेसी हो। तो लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रमोट करना, जवाबदेही तय करना, सदस्य देशों के बीच जो है तालमेल बिठाना। इसके अलावा यह संगठन राजनीति में समानता को भी जो है वो बढ़ावा देता है। तो IDF है अभी नेक्स्ट, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। इसके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं दिलीप रथ को सर्वसम्मति से जो है IDF के बोर्ड के रूप में जो है वो चुना गया है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं वो देखते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो है दुग्ध उत्पादक देश है। वहीं विश्व में सबसे ज़्यादा गोवंश की आबादी भी भारत में है। देश में पिछले 5 वर्षों से दुग्ध उत्पादन की दर जो है 6.5% के चक्रवर्ती वार्षिक विकास दर से बढ़ रहा है, जो विश्व में 1.53% है। जो हमने अभी IPU पढ़ा था यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, उसके जो है जो नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं वह पुर्तगाल के दुआर्ते पचीको। तो इनको जो है 2020 से 23 के लिए जो है
यहाँ का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। तो ये भी हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर है, हाँ ये हमने पढ़ लिया। यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है भारत के नए मुख्य सूचना प्रमुख, यानी कि जिसको कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है, कमिश्नर जो है वो इनको बनाया गया है। और इससे पूर्व जो है वह सूचना आयुक्त के रूप में कार्य करते थे। तो इनको जो है अभी किसके द्वारा नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। फिर है, यहाँ देखिए सूचना आयोग के बारे में, जो 2005 का RTI एक्ट है उसके तहत जो है इसकी स्थापना की गई है। और आयोग की आधिकारिकता सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारों पर है। आयोग की कुछ शक्तियां और कार्य हैं जो सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18, 19, 20 और 25 में उल्लिखित हैं। जो मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो हैं YK सिन्हा, सूचना आयुक्त श्रीमती वंजना N सरना, नीरज कुमार गुप्ता, सुरेश चंद्र, डॉक्टर अमिता पांडे, हीरालाल सामेर, सुश्री सरोज पुन्हानी और उदय माहुरकर। तो ये सारे लोग जो हैं ये इसके अंदर हैं। तो ये CIC के बारे में हमको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि CIC आखिरकार क्या है। तो CIC जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जिसको अभी नए बनाए गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, CIC या सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति है वो 5 साल के लिए होती है या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए होती है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति द्वारा इनका जो है चयन किया गया है। मोदी जी के अलावा लोकसभा के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह इस समिति के सदस्य रहे हैं। ठीक है, जिसे गृह मंत्री, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया है। फिर है कृष्ण गोपाल कृष्णन, RBI इनोवेशन हब के पहले चेयरमैन, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो ये आप देख लेंगे। फिर है नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको NCT कहते हैं, और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जो है एक आयोग जो है उसको गठित किया गया है। और इन्होंने जो है राष्ट्रपति के द्वारा ये आयोग जो है गठित किया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी इस अध्यादेश को द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 कहा जाएगा। और इसे जो है अक्टूबर 2020 को जारी किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 123, जानते हैं आप ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है 123 में, कि धारा 1 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने जो है अध्यादेश जारी किया है। तो यही चीज़ है कि आयोग जो है ये यहाँ की वायु गुणवत्ता को कैसे सही किया जाए उसके ऊपर जो है कार्य करेगा। इसमें दंड के प्रावधान भी है। किसी प्रदूषणकारी स्थल पर कार्रवाई के दौरान बाधा उत्पन्न करने पर आयोग को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जिसको कहते हैं जो है 1973 जो है IPC जो है कि धारा 94 के तहत स्थल को बंद करने या खोजबीन करने में के संदर्भ में वारंट जारी करने की शक्ति दी गई है। आयोग के आदेशों का पालन न करने पर जुर्माने के साथ 5 वर्ष तक की कैद की सज़ा हो सकती है। जुर्माने की राशि को 1 करोड़ या उससे अधिक भी किया जा सकता है। इसमें जो है अपराध गैर संज्ञेय होगा और ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत सुनवाई योग्य होगा। इससे पहले भी आप देखिए कि जो है अक्टूबर 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने जो है केंद्र सरकार के अनुरोध पर पराली जलाने की जो समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के समन्वय और निगरानी के लिए जो है सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं मदन बी लोकुर, इनकी 1 सदस्यीय समिति जो है उसको नियुक्त किया था। तो इसका आदेश, हाँ ये ठीक है, यहाँ तक इतना ही पढ़ना है इसको। नेक्स्ट हम पुरस्कारों को देख लेते हैं। पुरस्कार और सम्मान, साहित्य के क्षेत्र में जो है बुकर पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो है इसकी घोषणा की गई है। तो डगलस स्टुअर्ट जो हैं उनको ये जो है पुरस्कार जो है दिया जाएगा। और स्कॉटलैंड के ये लेखक हैं और उनके पहले उपन्यास जो हैं जिसका नाम है शुगी बैन, इसके लिए जो है ये पुरस्कार उनको जो है वो दिया जाएगा। 2020 के बुकर पुरस्कार के प्रतियोगी में चुने गए लेखकों में भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी को भी शामिल थी, जिन्हें उनके उपन्यास जो है बर्न शुगर के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्रतियोगी की सूची में जो है वो शामिल किया गया था। तो देखिए बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि सर्वोत्तम अंग्रेजी उपन्यास को जो है वो दिया जाता है। 1969 में इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। और ये जो है इसको छोड़िए क्योंकि किसको मिला वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है हमारे लिए आदित्य बिरला, ये भी काम का नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश के जो है 17 वर्षीय सादत रहमान को जो है साइबर बाल अपराध को रोकने की दिशा में कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो है उल्लेखनीय है कि मलाला यूसुफजई को वर्ष 2013 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो इस बार बांग्लादेश के जो ये युवा हैं उनको ये जो है सम्मान दिया गया है।
राजस्थान की 2 बालिकाएं वसुंधरा टोंक की और यशोदा जोधपुर की वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित जो है वो हुई थी। तो ये हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे राजस्थान से हैं तो हमें इनको जो है ध्यान में रखना है। हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार नीदरलैंड्स के अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन किड्स राइट द्वारा ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो बाल अधिकारों के लिए जो है संघर्ष करते हैं। यह पुरस्कार प्रथम 2005 में दक्षिण अफ्रीका की न्यूकोसी जोहानसन को जो है वो दिया गया था। और 2019 में जो है ग्रेटा थर्नबर्ग, इनका नाम तो हम जानते हैं, स्वीडन के पर्यावरणविद हैं, तो इनको भी ये जो है अवार्ड मिला है। फिर है नेक्स्ट है लीलावती अवार्ड। ये जो है अभी शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल, उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की है। और ये जो है अखिल भारतीय तकनीकी परिषद, जिसको AICTE भी कहते हैं, इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नवोन्मेषी शिक्षा कार्यक्रम की पहल के अंतर्गत जो है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो है इसको जो है इस थीम के तहत इस पुरस्कार को जो है वो दिया जाएगा। फिर है गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार, स्टूडेंट्स इनोवेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एप्लीकेशन। तो ये अवार्ड इस क्षेत्र में है, ये आप देख लेंगे, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है नहीं। फिर जो है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो अभी जो हमारे मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जो है उनको मिल चुका है। तो ये देखिए, ये जो है साहित्यिक व्यक्ति हैं, 75 से अधिक पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं, राष्ट्रीय और विदेशी भाषाओं में उनका अनुवाद भी हो चुका है। तो इनको कई अवार्ड पहले भी मिल चुके हैं। साहित्य भारती पुरस्कार है, APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा जो है साहित्य गौरव सम्मान है, गुड गवर्नेंस के लिए पुरस्कार है। तो ये अवार्ड इनको पहले भी जो है वो दिए जा चुके हैं। फिर है द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेंकैया नायडू जी ने जो है प्रदान किए हैं। तो ये मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाने वाला द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। तो ये जो पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला और इस प्रकार से जो है इन श्रेणियों के अंतर्गत जो है वो जो है दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जो है वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान को दिया गया। इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान को ये पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ जिलों की बात करें तो इसके अंदर जो है ये जो जिले आप देख सकते हैं ये इसके अंदर आए हैं। नेक्स्ट है सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित। तो ये हमने फर्स्ट एपिसोड में पढ़ लिया था। फिर है इस अवसर पर उन्हें तलवार और सूची पत्र प्रदान किए गए हैं। और जनरल पूर्णचंद थापा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इसी प्रकार की जो है मानद जो उपाधि है उससे सम्मानित किया था। रस्किन बॉन्ड टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। तो ये अंग्रेज़ी भाषा के एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे रस्किन बॉन्ड, उनको जो है टाटा लिटरेचर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से जो है भी सम्मानित किया गया है। तो ये जो है 1934 में इनका जन्म हुआ था। ब्रिटिश मूल के हैं, किंतु स्वतंत्रता के बाद इन्होंने भारत में ही रहना जो है वो तय किया था। इनकी कई फेमस बुक्स भी हैं जो कि MA के अंदर भी चलती थी। तो ये जो है रस्किन बॉन्ड में द नाइट ट्रेन एट देवली, टाइम्स स्टॉप्स इन शामली, एक मौसम का भूत, ठीक है, इस प्रकार की जो है ये किताबें इनकी हैं। मत्स्य पालन विभाग द्वारा पहली बार मत्स्य पुरस्कार प्रदत्त। तो ये जो है हालांकि पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य जो है वो उड़ीसा को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य में असम को जो है पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ तो राजस्थान का नाम आ ही नहीं सकता, है ना। हाँ। फिर है सो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी क्रोनोलॉजी। खेल परिदृश्य मैं इसमें नहीं पढ़ा रही हूँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो खेल इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि RS का अगर हम देखें तो टेनिस के जितने भी बड़े कप्स होते हैं, विम्बलडन हुआ, ये जो अपना फ्रेंच ओपन हुआ, US ओपन हुआ, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आए हैं। और 2018 में भी उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो जो मेन जो बिग स्पोर्ट होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से जो है आप खेल परिदृश्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। सब चीज़ पढ़नी ज़रूरी नहीं होती है, तो आप जो है उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर जिम्मे छोड़ती हूँ। हमारी क्रोनोलॉजी कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब हम जून और जुलाई की क्रोनोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, चैनल के साथ बने रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।